हेलो एवरीवन। जीपीआर के ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो पूरा हिंदी में होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीपीआर के वो 5 बेसिक थिंग्स जो आपको जानना ही जानना है। इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ज़्यादा डिटेल्स में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। बट ये इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक जो थिंग्स है, आप अगर जीपीआर के बारे में सोच रहे हो काम करने के, अगर आप जीपीआर में काम करते हो और जस्ट अभी अभी स्टार्ट किए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए एंड गिव मी सम ऑनेस्ट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दे देना, और बुरा लगा तो डिसलाइक बटन दे देना। और क्यों बुरा लगा, क्यों अच्छा नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ये 5 चीज़ जानने से पहले आप लोगों को कुछ और चीज़ जानना होगा, एंड वो चीज़ें आप स्कूल में पढ़े होंगे अगर आपका हायर सेकेंडरी में फिजिक्स था। सो आप लोगों को शायद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में मालूम होगा। अगर पूरा चैप्टर याद भी नहीं होगा तो परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड कंडक्टिविटी तो याद ही होगा ना। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन by epsilon naught. I'm not discussing in details about this in this video. Rather मैं इसको समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब मालूम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये सब आप लोगों को मालूम है। और एक चीज़ का ज्ञान चाहिए ये समझने के लिए, वो है कि ईएम थ्योरी, लाइक मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड द ईएमओ प्रोपागेशन। अगर मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में याद भी नहीं है, इक्वेशंस क्या होता है, कैसे दिखता है ये इक्वेशंस, अगर भूल गए हो तब भी चलेगा। उसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको जानकारी रहना चाहिए कि ऐसा होता है। ये मोए प्रोपागेशन कैसा होता है ये आपको जानकारी रहना चाहिए। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आप लोगों को आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द मेन डिस्कशन। सो एज फॉर आवर पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीपीआर के प्रिंसिपल्स। एक क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज जीपीआर। एक आसान भाषा में, मैं कोई बुकिश डेफिनेशन, बुक वाला डेफिनेशन मैं यूज नहीं करूंगा। आसान डेफिनेशन में है, और मैं इसको जो बुक वाला डेफिनेशन है और जो बुक वाला कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट करूंगा। एंड अगर मैं बोलूँ कि जीपीआर क्या है, तो जीपीआर एक जियोफिजिकल टूल है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, हाई रिजोल्यूशन है, जो हाई रिजोल्यूशन डेटा देता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड जनरली इट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जीपीआर के जो प्रिंसिपल्स है ये बेसिकली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड इनिशियली कि आपको वो ईएम थ्योरी वाला याद है कि नहीं। ओके, हम लोग ऐसे समझते हैं जीपीआर को। सपोज जीपीआर कैसे काम करता है, लेट मी एक्सप्लेन। सपोज देयर आर 2 layers. Okay, these layers are this is layer number 1, okay, and this is layer number 2. What happened in GPR is that GPR क्या करता है, वो ट्रांसमीटर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। अब यही समझो कि ये छोड़ता है, ये एक्चुअली ट्रांसमिट करता है, जो प्रोपागेट होता है सब सरफेस में, और ये 2 लेयर की बाउंड्री जो है उससे वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। फ्रॉम दिस ट्रांसमीटर ये ईएम वेव जो उसने स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फिक्स रहता है, उसको सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो किसी और वीडियो में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक पहले समझो कि ये जीपीआर क्या है, कैसे काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्होंने छोड़ा ट्रांसमीटर, एंड रिसीवर रहता है, वो रिसीवर वो रिफ्लेक्टेड जो होता है रेज, उसको वो रिसीव करता है। एंड ये लेयर बाउंड्री को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज आवर लेयर बाउंड्री। ओके, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2। कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ 3 पैरामीटर से, सिग्मा, के और एंड म्यू।
सो मोस्ट ऑफ द केसेस इन जीपीआर मॉडलिंग और कहीं पे भी तुम मान लो कि हम लोग परमिएबिलिटी को कांस्टेंट रखते हैं, और क्यों रखते हैं उसको मैं डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेनली जो फैक्टर्स ये ईएम प्रोपागेशन को कंट्रोल करती है वो है कंडक्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So let's say the conductivity of first layer is sigma 1, dielectric constant of first layer is sigma 2. So sometimes you will find that I'm using dielectric constant as epsilon r. So epsilon r होता है क्या, relative permittivity और dielectric constant, both are synonymous. So sigma 1 or k1 or kappa 1 and sigma 2 k2. Okay, so there are, so ये दो layers के बीच कंडक्टिविटी एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफरेंस है। सो यहाँ पे एक मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये डायलेक्ट्रिक कॉन्ट्रास्ट है। और जीपीआर क्या करता है, जीपीआर इस सरफेस है अर्थ का, और सरफेस में तुम अगर जीपीआर सर्वे कर रहे हो, सो जीपीआर बेसिकली स्कैनिंग द सब सरफेस। स्कैन तो तुम लोगों का मालूम ही होगा, जैसे कि कैट स्कैन होता है और ट्यूमर वाला जो स्कैन होता है, हम लोग क्या करते हैं उससे एनामोली निकालते हैं, जो तो कोई एनामोली कोई ट्यूमर अंदर है कि नहीं वो निकलते हैं, वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम द इमेज। यहाँ पे भी हम लोग सेवरल फीचर डिलिनेट करते हैं। अब हाँ, दोनों का प्रिंसिपल मैं बोलूँगा अगर सेम है तो वो गलत होगा, लेकिन ऐसा समझो कि हम लोग स्कैन करके वो फीचर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन कर कैसे रहे हैं हम लोगों को क्या किया ना, हम लोग को ट्रांसमीटर से सिग्नल हम लोगों ने भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, तो क्या हो गया। ओके, मैं एक छोटा सा एक चाइल्डहुड वाला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते थे बचपन में, और चाइल्डहुड वाला एग्जांपल देता हूँ कि सपोज देयर इज ए वेल, वाटर वेल। ओके, एक कुआं है और कुआं पे मान लो इतना सा पानी है। ओके, और तुमने क्या करते थे बचपन में, सबने किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा कि आप लोग पत्थर फेंक रहे हैं अंदर पे। सो क्या हो रहा है, एक इम्पैक्ट हो रहा है पत्थर और ये वाटर सरफेस के बीच, और जो इम्पैक्ट साउंड हो रहा है वो ट्रैवल करके आपकी ईयर तक आ रहा है। ओके, और ये इम्पैक्ट साउंड सुन के आप समझ रहे हो कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कितना लेवल पे ये वाटर का मतलब सरफेस है, वाटर का जो गहराई यहाँ है और कितना डीप में ये वाटर लोकेट कर रहा है, ये आपको मालूम चल रहा है ये थम्पिंग साउंड सुन के। सिर्फ थम्पिंग साउंड नहीं सुन के, और कितना टाइम लग गए वो हम लोग सेंस कर पा रहे हैं। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वाटर ज़्यादा डेप्थ में होगा, तब जो थम्पिंग साउंड होगा वो बहुत लेस एम्पलीट्यूड होगा। सो ये वाला एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ समझने के लिए। सो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग एक देख रहे हैं एम्पलीट्यूड, एंड दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है ये पत्थर को गिरने में और वो साउंड को तुम्हारी ईयर तक आने में। सिमिलरली अगर मैं जीपीआर की बात करूं, सो एम्पलीट्यूड को समझ के हम जो थम्पिंग साउंड का अगर नॉइज़ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो होगा कि ये वाटर लेवल सेलुलर पोजीशन पे है, अगर डीपर पोजीशन पे होगा तो एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। ये तो होता है ना। नाउ जीपीआर के लिए same principle consider, so this is our layer 1 and this is layer 2, let's say, and you are transmitting some signal and you are receiving here that signal. So इसको बोलता है जो टाइम यहाँ से यहाँ वाया दिस बाउंड्री लगा, इसको बोलते हैं टू वे ट्रैवल टाइम, TWT, टू वे ट्रैवल टाइम। दोनों तरफ देखो, ये पहले इस तरफ जा रहा था फिर इसको मुड़ के इस तरफ आ गया। और जो ये जो रिफ्लेक्शन वाला है, ये स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने ऑप्टिक्स का जो होता है, ओके, क्लास 9-10 में ऑप्टिक्स का जो स्नेल्स लॉ होता है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, सेम प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मैं रिफ्लेक्शन वाला आपको दिखा नहीं रहा हूँ अभी, मैं सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है रिफ्लेक्टेड पार्ट भी होता है। और एक चीज़ में तुम लोग आप लोगों को जानने का मतलब यू शुड नो अबाउट दिस, दैट जो प्रिंसिपल्स है हम लोग इसको उधार लिए किससे, सेस्मिक से। सेस्मिक मेथड जो होता है, एक मेथड होता है जिसमें एक्यूस्टिक वेव लगता है, जो जिसमें एक्यूस्टिक वेव और साउंड वेव यूज होता है टू मैप द सब सरफेस।
जनरली ये होता है कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में यूज़ होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ओके। इसमें डायनामाइट वगैरह यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें 6 से 7 किलोमीटर तक और उससे भी ज़्यादा ये मैप कर सकता है। सो जो हम लोगों का पेट्रोलियम रहता है, मतलब नेचुरल ऑयल एंड गैस रहता है, वो 6-7 किलोमीटर डिब्बे भी पाया जाता है। तो उसके लिए एक सिस्टम चाहिए जो ज़्यादा दूर तक देख सके। सेम प्रिंसिपल और वो उसका जो बेसिक फंडा है, हम लोग सेम फंडा यूज़ कर रहे हैं जीपीआर के लिए। जितना भी जीपीआर का मेथड है वो मोस्टली सेस्मिक से इंस्पायर्ड है, सेस्मिक से कॉपी है। सेस्मिक में साउंड वेव की यूज होता है और एक्यूस्टिक वेव की। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जीपीआर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ओके। एंड जीपीआर कितने दूर तक देख सकता है ये सब पहले समझो। जीपीआर इज ए शैलो सबसरफेस हाई रेजोल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव geophysical tool, okay, or geophysical system, and it can see up to 50 मीटर इन जनरल। और मैं इन जनरल क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट पे एलाबोरेट करूँगा। सो इन जनरल केस, ओके, सो इफ आई आस्क समवन कि जीपीआर कितना दूर तक देख सकता है, वो बोलेगा 150 फीट और 50 मीटर मैक्सिमम, जो सिस्टम हम लोगों के पास अवेलेबल है। ओके। सो ये गया जीपीआर का प्रिंसिपल। Now for the next point, so दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीपीआर का, वो है कि जीपीआर के कंपोनेंट्स कितने सारे हैं, क्या क्या कंपोनेंट एक जीपीआर सिस्टम को जीपीआर सिस्टम बनाता है। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन माय ओपिनियन। द फर्स्ट वन, पहला वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है ऐसे, हालांकि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पॉइंट इज योर एंटेना। सो एंटेना कुड बी ऑफ ट्रांसमीटर और इट कुड बी रिसीवर। सो एंटेना का 2 टाइप समझ सकते हो, एंटेना का 2 भाग समझ सकते हो कि इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। एज द नेम सजेस्टिंग, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द सिग्नल्स एंड रिसीवर रिसीविंग द सिग्नल्स। Okay, now according to their position, according to the position of transmitter and receiver, I generally denote with T suffix x, R suffix x। ट्रांसमीटर और रिसीवर के पोजीशन की अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप में, 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द मोनोस्टैटिक, और भी सेवरल टाइप्स है एंटेना के जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जिसके लिए एक डिटेल वीडियो आएगा। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो तुमको बाद में, आप लोगों को बाद में समझ में आएगा। ओके। सो इट कुड बी ऑफ मोनोस्टैटिक, मोनोस्टैटिक, एंड इट कुड बी बाइस्टैटिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोस्टैटिक, व्हाट डू यू मीन बाय बाइस्टैटिक? बहुत ही सिंपल से एक्सप्लेनेशन है। Theoretically, remember this term, I am mentioning theoretically क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर का पोजीशन को-लोकेटेड होता है, सेम पोजीशन पे होता है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, थोड़ा सा स्पेसिंग रहता है। जब कोई एंटेना बनाता है थोड़ा सा few सेंटीमीटर का डिफरेंस रखते हैं ये लोग। जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होता है, इसमें क्या होता है, एक कॉइल रहता है मोटा मोटा सा। उतना हार्डवेयर मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल के लिए ज़रूरत है वह कि इसमें एक कॉइल रहता है जो कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है। ओके। और ये कॉइल्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के केस में अगर पास पास रख दोगे, देन इट विल बी ए मोनोस्टैटिक एंटेना। अगर ये पास पास नहीं होता है, ट्रांसमीटर सेपरेट सिस्टम मिलता है, रिसीवर का सेपरेट सिस्टम होता है, देन इट्स कॉल्ड द बायोस्टैटिक सिस्टम। नाउ मैन्युफैक्चरर लोग, जो लोग ये सब बनाते हैं, वो कंपनियां क्या करते हैं, ये ट्रांसमीटर रिसीवर को जो मोनोस्टैटिक होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस रिमेंबर दिस टर्म, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं कि ये लोग इसको सील कर देते हैं। सो एंटेना कुड बी ऑफ सील्डेड और अनसील्डेड।
सील्डेड रहता है तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। एंड सील्डेड का क्या होता है, जो ट्रांसमिटिंग रेस और ट्रांसमिटिंग नॉट रेस ट्रांसमिटिंग सिग्नल तुम भेज रहे हो, जो जीपीआर सिग्नल भेज रहे हो, वो मोर फोकस्ड रहता है। ओके, और अनसील्डेड के केस में अगर सील्ड नहीं रहता है, सो इन दिस केस ये थोड़ा सा ओपन रेडिएशन के प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए भी एक डिटेल डिस्कशन और सेपरेट वीडियो में किया जाएगा। ओके, नाउ ट्रांसमीटर रिसीवर हम लोग समझ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीपीआर इज कंट्रोल यूनिट। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल यूनिट? सो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट कुड बी it's the brain behind the GPR system। मीन्स कौन से सिग्नल ट्रांसमिट करना है, कौन से सिग्नल रिसीव करके स्टोर करना है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। जनरली यू कैन कंसीडर इट्स एज ए लैप एज ए पीसी, ओके, एज योर कंप्यूटर, और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम रहता है स्पेसिफिकली फॉर जीपीआर सर्वे। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम भी रहता है, एज फॉर एग्जांपल सी हियर दैट ओके, यहाँ पे जैसे कि लैपटॉप दिया हुआ है जो डेटा को कंट्रोल एंड स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट का फंक्शंस है, मोटा मोटा बोले तो दो फंक्शंस हैं। एक ट्रांसमिटिंग सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी और कैसे क्या करना है सब पैरामीटर तुम सेट कर दिए, एंड उसके बाद वो ट्रांसमिट किया। कंट्रोल यूनिट का और एक चीज़ होगा जो रिसीवर पोर्शन है, रिसीवर से भी वो फीड लेता है एंड उसको वो सिर्फ स्टोर कर देगा फाइल नेम देके या वो करके, और कुछ हद तक तुम प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। लेकिन मैं इस पे रिलाई नहीं करता हूँ कंट्रोल यूनिट के प्रोसेसिंग पे। मुझे तो मैं रॉ डेटा कलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड उसके बाद मैं प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से करता हूँ। ओके, सो मोटा मोटा इसका दो काम है। एक है सिग्नल कौन सा ट्रांसमिट करना है वो भेजना, एंड जो सिग्नल आएगा उसको रिसीव करके स्टोर करना फाइल नेम देके। So it could be your laptop or it could be this kind of integrated system. Another जो important point है इस GPR का, वो है पावर सप्लाई। तो इसका पावर सप्लाई क्या होता है, जैसे कि कोई भी पुराना मोबाइल का, कोई भी स्मार्टफोन का बैटरी का जो हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करते हैं। सो इसके लिए भी हम लोग लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक पोर्शन रहेगा, ओके, तो उसको खोल के तुम बैटरी डाल सकते हो। अब मुझे याद नहीं है कितने मिली एम्पियर का होता है, लेकिन एक बैटरी से इफ़ यू आर यूजिंग 200 मेगाहर्ट्ज एंटेना, देन यू कैन सर्वे अप टू 5 आवर्स लेट्स से। जब नया नया सिस्टम रहेगा, नया नया बैटरी रहेगा, बाद में मालूम ही है जैसे स्मार्टफोन का बैटरी का क्या होता है, बाद में क्या होता है वो डिप्लीट कर जाता है, जल्दी चार्ज चला जाता है। इसका भी ऐसा ही सिस्टम है। तो ऐसे टाइप का एक बैटरी मिलता है, तो हम लोग फील्ड में जब ले जाते हैं तो एक और दो एक्स्ट्रा बैटरी लेके जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन डिस्कशन ऑफ दिस पॉइंट कि एक एंटेना कैसे सिलेक्ट करते हैं एंड कौन सी एंटेना यूज होता है जीपीआर के लिए। सो मैं बता दूं, जीपीआर का जो एंटेना का रेंज है वो है 10 मेगाहर्ट्ज to few gigahertz, okay, let's say 2.6 gigahertz means GPR जो यूज करता है वो GPR यूज करता है रेडियो वेव्स। GPR जो यूज करता है वो होता है रेडियो वेव्स, जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बने हुए हैं, जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बने हुए हैं। ओके, मोबाइल कम्युनिकेशन में तो और भी हाई फ्रिक्वेंसी यूज होता है, लेकिन जनरली इट फॉल्स अंडर द टाइप ऑफ रेडियो वेव्स। अब एक दिन में वो बेसिक्स कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को मैं रेडियो वेव कहूँगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को मैं IR कहूँगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को मैं कौन सा विजिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर जिससे हम लोगों को चीज़ें दिखता है, कौन सी रेंज पे नेकेड आई पे जो हम लोग देखते हैं। ये सब चीज़ में एक दिन और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जीपीआर के लिए व्हाट यू शुड नो दैट जीपीआर ओनली वर्क्स इन द रेंज ऑफ 10 मेगाहर्ट्ज टू 2.6 गीगाहर्ट्ज। लेट्स से जितने का सिस्टम अवेलेबल है कंपनी में वही मैं बता रहा हूँ। ये सब 10 मेगाहर्ट्ज से 2.6 गीगाहर्ट्ज का सिस्टम तुमको मिल जाएगा। लेकिन
कौन से काम के लिए मैं कौन सा सिस्टम यूज करूँगा। फर्स्ट आते हैं जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन के लिए। सो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में मैं लेट्स से सेडिमेंटोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं 10 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि मुझे ज़्यादा डेप्थ तक देखना है, टू लेट्स से 200 मेगाहर्ट्ज और लेट्स से 400 मेगाहर्ट्ज, और फॉर टू बी ऑन द सेफ साइड you can say we are using up to 500 megahertz. ओके, वाटर टेबल के लिए भी हम लोग सेम यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है 10 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज एंड ये सब एंटेनास कितने मीटर डेप्थ तक देख सकते हैं। एक मैं चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होता है, ओके 10 से सपोज 100 मेगाहर्ट्ज, देन व्हाट विल हैपन, द रिजोल्यूशन वो बढ़ जाएगा, लेकिन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन घट जाएगा। अगर तुम 10 मेगाहर्ट्ज का कोई सिस्टम यूज कर रहे हो जो कमर्शियली अवेलेबल है, हम इन जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा रिजोल्यूशन तो बहुत कम होगा, लेकिन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मान लो जो वो लोग दावा करते हैं कि ये 50 मीटर तक दिख सकता है, लेकिन मान लो कि ये 40 मीटर तक इट कैन सी अप टू 40 मीटर, द सिग्नल कैन पेनिट्रेट अप टू 40 मीटर होता है ये 10 मेगाहर्ट्ज के लिए। 100 मेगाहर्ट्ज अगर तुम यूज कर रहे हो और लेट्स से 200 मेगाहर्ट्ज, इट कैन रिजोल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, रिजोल्यूशन, इसका रिजोल्यूशन अगर A है, इसका रिजोल्यूशन अगर B है, सो B is greater than A, B will be greater than A। रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, लेकिन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन घट जाएगा। कितना घट जाएगा, आइडियली इट शुड गो अप टू 9 मीटर, बट अभी तो एक हाइपरस्पेक्ट्रल करके सिस्टम आए हैं, सो उसमें 15 मीटर तक भी 200 मेगाहर्ट्ज से देख सकते हो, लेकिन इसको तुम कितना देखोगे, यू कैन ओनली सी अप टू लेट्स से 6 मीटर तक। सी द डिफरेंस, मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, रिजोल्यूशन तो बढ़ेगा, बट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसका घट जाएगा। ओके, सो हम लोग क्या बोले थे उस टाइम पे हम बोले थे कि जियोलॉजिकल सिस्टम के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं 10 मेगाहर्ट्ज टू 500 मेगाहर्ट्ज। 500 मेगाहर्ट्ज में यू कैन गेट अप टू लेट्स से कितना मीटर देगा, 2-2.5 मीटर मैक्सिमम, और उससे भी कम। ओके, नाउ फॉर सिविल वाले क्या करते हैं, सिविल एंड यूटिलिटी सर्वे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द यूटिलिटी सर्वे। सो यूटिलिटी वाले क्या करते हैं, ये लोग यूज करते हैं 200 मेगाहर्ट्ज। तुम कर सकते हो कि अगर तुम्हारा पाइप का लीकेज, सपोज कौन सा पाइप, इसका टाइप क्या है, मतलब इज इट ए वाटर पाइप और इससे इलेक्ट्रिकल पाइप, और ये कोई सी ऑयल का पाइप है और किसी और पाइप है, ओके, और इसका कोई लीकेज है कि नहीं, ओके, इसका पोजीशन क्या है, इवन इसका डायामीटर क्या है। इतना एग्जैक्ट तो शायद भी नहीं दे सकता, लेकिन एक आइडिया दे देगा कि ये मोटा वाला पाइप है, ये पतला वाला पाइप है, ठीक है ना। सो इतना कुछ कर सकते हो, पाइप का लोकेशन, और कहीं पे अगर इलेक्ट्रिकल वायर गया है सो उस वायर का लोकेशन, और कहीं पे अगर और भी कोई जैसे कि कोई वाइड स्पेसेस है, ओके, सो दैट लोकेशन यू कैन आइडेंटिफाई यूजिंग जीपीआर। ओके, सो यूटिलिटी में क्या करोगे, यूटिलिटी में हम लोग कौन सा जीपीआर का एंटेना यूज करते हैं। यूटिलिटी में हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, 200 मेगाहर्ट्ज। 200 मेगाहर्ट्ज मोस्ट ऑफ द केसेस में होता नहीं है, ठीक है। सो 400 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि ये बहुत ही सेलो डेप्थ में रहता है, जैसे कि तुमको 2-2.5 मीटर तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। 900 मेगाहर्ट्ज, ये एंटेना जनरली यूटिलिटिकली यूज होता है,
नाउ सिविल इंजीनियरिंग पीपल थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी वाला एंटेना, ओके, मीन्स दे जस्ट 2.6 गीगाहर्ट्ज रेंज, ग्रेटर देन 900 मेगाहर्ट्ज वाला जो जितने कमर्शियली अवेलेबल होता है वो यूज़ करता है। ये 2.6 गीगाहर्ट्ज एंटेना जो होता है वो होता है बहुत ही पोर्टेबल हैंड हेल्ड स्टाइल, ओके, एवरी रिपेयर एंटेना इज पोर्टेबल, यू कैन कंसीडर। बट क्या होता है ना, जितना, और एक चीज़ मैंने बताया नहीं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा एंटेना का जो साइज है वो डिक्रीज होगा, ओके। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है मतलब 100 मेगाहर्ट्ज और लेट्स से 200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एंटेना का जो साइज होगा, 2.6 गीगाहर्ट्ज एंटेना का साइज उतना उससे बहुत ही कम होगा। सपोज दिस इज द 200 मेगाहर्ट्ज एंटेना, देन दिस विल बी द 2.6 गीगाहर्ट्ज एंटेना। सो साइज डिक्रीज होता है। तो सिविल में ये सब हैंडल्ड होता है और ये यूज होता है जैसे कि कोई किसी जगह पर प्लास्टर किया, ओके, प्लास्टर सीमेंटिंग, कंक्रीट इवालुएशन और कंक्रीट इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। और एक ब्रिज बना रहा है उसमें कंक्रीट डाला गया है और एस्फल्ट डाला गया है, सो वो इंस्पेक्शन के लिए वो यूज होता है कि ये क्योंकि ये सेंटीमीटर लेवल पे तुमको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देगा। तो इससे क्या मालूम चलेगा कि कितने तुम आयरन का रिवर्स यूज किए हो, ओके, कितने वो रॉड यूज किए हो लोहे का, कितना मोटा तुम कंक्रीट का लेयर दिया हो, कितना मोटा तुम एस्फॉल्ट का लेयर दिया हो, ये समझने के लिए ये लोग यूज करते हैं। मैं और भी टाइप से है जैसे कि हॉर्न एंटेना, ये सब होता है जो रोड का मैपिंग के लिए काम पे आता है, मैं वो सब डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं जीपीआर एंटेना को और भी तुम एक तरीके से डिवाइड कर सकते हो, दैट इट कुड बी ग्राउंड कॉन्टैक्ट। सो एक टाइप का एंटेना होता है कि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में रखना ही होता है, एक होता है तुम्हारा एयर लॉन्च्ड, ओके, एयर लॉन्च्ड एंटेना। दैट मीन्स ये सब एंटेना जमीन से कुछ ऊपर में रहेगा, ये वो काम में नहीं आएगा, मतलब ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। सो जो ग्राउंड कांटेक्ट वाला होता है वो सही होता है फॉर डीपर इन्वेस्टिगेशन। बट जो सिविल इंजीनियरिंग पीपल है दे ओनली यूज दिस greater than 900 megahertz to 2.6 gigahertz to evaluate asphalt, concrete, रोड में जो मटेरियल्स दिए हो कितना मोटा दिया हो। कॉन्ट्रैक्टर ने तुमको बोला कि सर मैं जितना बोले थे उतना स्पेसिफिकेशन में दे दिया हूँ, लेकिन आपको जानना है कि कितना स्पेसिफिकेशन में वो दिया है, कितना मोटा दिया है वो लेयर, जो सर बोला था वैसा दिया है कि नहीं। तो कैसा करोगे, खोद के तो हर जगह देख नहीं पाओगे। सो उसके लिए तुमको जीपीआर का यूज करना ही होगा, ओके। सो ये जो एग्जाम्पल है मैं ये जीएसएसआई मैनुअल से लिया हूँ। जीएसएसआई एक कंपनी है जो जीपीआर के मैन्युफैक्चर करता है। सो जीएसएसआई के मैनुअल से लिया हूँ और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये 400 मेगाहर्ट्ज, ये 15 to 80 मेगाहर्ट्ज इन लोगों का अवेलेबल सिस्टम है, टू 400 मेगाहर्ट्ज जनरली यूज फॉर एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। सो ये सिस्टम, ये जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये सब सिस्टम अवेलेबल है उन लोगों का। ये एक्चुअली मेनू कार्ड है, ये एक्चुअली ब्रोश्योर है, एंटेना ब्रोश्योर। एंड एयर लॉन्च्ड एंटेना मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं होता है, वो भी ये अवेलेबल है जीएसएसआई का। और ये जो हायर फ्रीक्वेंसी एंटेना होता है, देखो लिखा हुआ है कि 2.6 गीगाहर्ट्ज 2600 मेगाहर्ट्ज, जो कि यूज होता है कंक्रीट इवैल्यूएशन के लिए। सो 900 के बाद वो लोग जो भी एंटेना बनाते हैं दैट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग पीपल फॉर कंक्रीट इवैल्यूएशन, क्योंकि ये कितना इंच दे रहा है ये देखो, ये ओनली 0.4 मीटर, ओके, मतलब 40 सेंटीमीटर का डेटा बताएगा। 40 सेंटीमीटर में क्या होता है, वो कंक्रीट कितना अच्छा दिया है, कहीं पे वॉइड है कि नहीं, वो सब डिटेक्ट करेगा, ओके। सो ये तो क्या, ये एक तरीका है कि कौन से एंटेना यू शुड अप्लाई फॉर विच, मतलब किस काम के लिए कौन से एंटेना तुमको यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो।
एक लाइन में बता रहा हूँ, फ्रॉम अर्थ टू मार्स जीपीआर का यूज होता है। अब मार्स पे कहाँ पे होता है ये मैं एक डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। सो बहुत सारे वीडियोस आने वाला है, सो यू बेटर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोजी फिजिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, न्यू टेक्टोनिक्स। मैंने ऑलमोस्ट सब जगह पे काम किया है, सब एस्पेक्ट पे। ओके उसी का फोटोग्राफ है, फील्ड फोटोग्राफ। सो मैं एक टाइम पे बोला था शुरू में, अगर तुमको याद है, कि ये लगभग 50 मीटर तक डेटा देता है जीपीआर का। मोस्टली मैं मोस्टली को लिख के मार्क कर दिया था। लेकिन व्हाट विल हैपन इन ग्लेशियर? टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट मी टेल यू वन थिंग। जीपीआर एक गोल्डन रूल दिया रखो, जब जीपीआर का सर्वे करने जाओगे उसमें तुमको ये देखना है कि आपस जो लेयर है और द ओवरबर्डन दैट शुड बी रेजिस्टिव। इसको रेजिस्टिव होना ही है। एंड सबसे ज़्यादा रेजिस्टिव कौन सा है? आइस। फ्रेश वाटर आइस इज बेसिकली ए रेजिस्टिव मीडियम। सो ग्लेशियर में क्या है, अगर तुम लो फ्रीक्वेंसी एंटेना यूज कर रहे हो, जैसे कि ये भाई साहब कर रहा है, आइस में क्या होता है? आइस में इट कैन सी अप टू मोस्ट ऑफ द केसेस इट कैन सी अप टू 800 मीटर। तो इससे क्या है ना, ग्लेशियर का थिकनेस मालूम चल जाएगा, कितना लेयर का आइस है वो तुमको मालूम चल जाएगा। समटाइम्स इट कैन सी अप टू 1 किलोमीटर। गॉट इट? सो इससे कितना तक है, कोई अगर फ्रैक्चर है कि नहीं इनसाइड में, तो मुझे ग्लेशियोलॉजी का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं उस पर काम भी नहीं किया हूँ, तो ये मालूम चल जाएगा जीपीआर से। सो अगर मैं बोलता हूँ कि 50 मीटर तक दिखता है, वो गलत है। अभी भी बहुत सारे एंटेनास है, एंटेना अभी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेवरल कंपनी। किसी और दिन बताऊंगा कि जो कि डीप तक देख सकते हैं, नॉट 50 मीटर, अप टू 150 मीटर इट कैन सी। सो अभी ने एग्जीबिशन दे वर शोइंग सम डेटा दैट कुछ करके वो लोग क्या किया है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रहा है, एंड उसकी चलते दे कैन सी अप टू लेट्स से 150 मीटर। और जनरली और एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज होता है, जो सेलो सरफेस में रहता है, तो वो और एक्सप्लोरेशन के लिए माइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये सिविल में, यूटिलिटी, ग्लेशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में बहुत सारा इसका यूजेस है। नाउ इट इज पीपल आर यूजिंग इन आर्कियोलॉजी मोर। आर्कियोलॉजी में कैसे यूज हो रहा है, लेट मी टेल यू। समवेयर आई हैव रेड दैट आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स होता है वो 5 मीटर के अंदर ही रहता है। जो रिमेन्स रहेगा वो 5 मीटर के अंदर ही रहेगा। ओके, सो 5 मीटर डेप्थ तक तो हम लोग देख ही सकते हैं। कैसे? 200 मेगाहर्ट्ज का एंटेना यूज करो और तुमको मालूम चल जाएगा। सो सेवरल methods are there to understand the archaeological features, like depth slice, time slice, those are there. ओके, सो अभी जो इस वीडियो का मेरा यही मकसद है कि ये बेसिक्स है, जिससे तुमको की पॉइंट्स मालूम चल जाएगा, और वो की पॉइंट को तुम लोग बाद में बुक में पढ़ोगे और बाद में उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। सो एप्लीकेशन का मैं एक डिटेल्ड क्लास लूँगा। ओके, अब 200 मेगाहर्ट्ज एंटेना से तुम आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर सकते हो। उससे मालूम चल जाता है, एक अगर डेप्थ स्लाइस करके लिया और उससे मालूम चल जाता है कि ये जो एंशिएंट वॉल है वो किस पोजीशन पे है, कितना मीटर डेप्थ पे है, ये सब सारे कुछ मालूम चल जाता है। और एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो बाकी लोग करते हैं और जो मिलिट्री पीपल करते हैं, वो है लैंडमाइन डिटेक्शन। So sometimes you will find landmine encasing with some material that you cannot detect with metal detector. उसके लिए क्या होता है, मुझे तो इतना मालूम नहीं है लैंडमाइन डिटेक्शन में क्या होता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, वो डिटेक्ट तुम इजीली कर पाओगे जीपीआर से। तुम ज़मीन को स्कैन कर रहे हो और 30 सेंटीमीटर स्कैनिंग तुम रियल टाइम वो दिख जाएगा, जैसे कि ये आर्मी पर्सन कर रहा है। ओके, सो जीपीआर से लैंडमाइन डिटेक्शन भी होता है। अब मार्स में मैं शुरू में बोला था कि मार्स में कहाँ यूज होता है। मार्स में जनरली जो मार्स रोवर रहता है,
जो छोटा सा सिस्टम भेजता नहीं है जो मार्स के सरफेस का डेटा कलेक्ट करता है, उसमें जीपीआर भी रहता है, जिससे उसका सेलो सरफेस का जितना नॉलेज है वो तुम्हारा वो डेटा आ जाएगा. सेवरल पेपर्स हैज बीन पब्लिश ऑल्सो सम अदर डे ऑल्सो कि क्या होता है मार्स रोवर में. तो मार्स में भी ये जीपीआर यूज होता है. सो अभी तो जीपीआर तो एक बड़ा सा सर्कल बन गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. ये सिस्टम और ये जो डेवलपमेंट है ज़्यादा पुराना नहीं है. यू कैन से इट्स फ्रॉम थियोरी जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन जो जीपीआर का सिस्टम डेवलप हुआ है वो 1989 के बाद से शुरू हुआ है. धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है. अभी तो बहुत सारी चीज़ इंक्लूडेड हो गया. सेवरल पहले हम लोग 50 मीटर मान के चलो, अभी तो 150 भी लोग बोल रहे हैं कि देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया. सो इसका ह्यूज एप्लीकेशंस है इन सिविल, हाइड्रोजी फिजिक्स, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, यूटिलिटी, नियोटेक्टोनिक मीन्स कोई भी फॉल्ट प्लेन है और कुछ भी है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है, फॉल्ट प्लेन जो सेलो सब सरफेस में है, उसको भी तुम डिटेक्ट कर सकते हो. फ्रैक्चर्स जोन भी तुम डिटेक्ट कर सकते हो. उसको टेम्पोरल मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि इसको सर्वे करने में टाइम तो लगता नहीं है. जैसे कि ये मान लो ये मैं सर्वे कर रहा हूँ. अब ये सर्वे में मैं क्या किया, एक लाइन ले लिया, जनरली हम रस्सी यूज करते हैं, एंड उसके बाद एक बंदा होगा वो उसको खींच रहा है और मैं उसको डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ. तो चलने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में तुम्हारा स्कैन हो जाएगा 200 मेगाहर्ट्ज से. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द 200 मेगाहर्ट्ज एंड द रेगुलर सेटिंग. बहुत सारे फैक्टर्स है, तो बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है. इन रेगुलर और इन नॉर्मल कंडीशन ये होता है कि तुम चल रहे हो उसी स्पीड से तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ये हो जाता है. ओके, नाउ fourth point is also one of the most important point for GPR survey. अब तुमको मालूम चल गया कि जीपीआर क्या होता है, क्या कंपोनेंट होता है, कहाँ कहाँ तुम अप्लाई कर सकते हो. अब कौन सा साइट तुमको चूज करना है. देखो, एक जीपीआर जियोफिजिकल सर्वे के लिए एक बार जीपीआर इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए तो कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन टाइम इज मनी, यू नो दैट. सो टाइम अगर लग जाता है और तुम्हारा उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो उस जगह पे सर्वे करना ही बेकार है. मान लो, सो एक गोल्डन रूल मैं बता रहा हूँ. जीपीआर जनरली वर्क्स इन और जीपीआर इज मोस्ट यूजफुल इन लो इलेक्ट्रिकल लॉस मटेरियल्स. दैट मीन्स मान लो जो लेयर्स है वो ज़्यादा कॉन्डक्टिव नहीं है, वो रेजिस्टिव है, तब जीपीआर अच्छे से काम करेगा. एंड GPR works well with the coarse grained sediment और coarse grained material. सो तुम्हारा जो मटेरियल होगा वो coarse grained होना चाहिए. पहले मैं इसको समझाता हूँ, जो रेजिस्टिव वाला सिचुएशन. मान लो एक लेयर है, दिस अपर लेयर, ये सैंड का लेयर है, एंड दिस सैंड लेयर सेचुरेटेड विथ सेलाइन वाटर. एंड तुम लोगों को मालूम है कि सेलाइन वाटर की कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होता है. ओके, सो इतना हाई कंडक्टिव केस में क्या होगा, जो जीपीआर का सिग्नल होगा वो ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा. अभी के लिए यही समझो, तो वो सिग्नल पेनिट्रेट करके यहाँ पे नहीं जाएगा, तो कोई इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं लाएगा. तो मैं क्या देखूंगा, अगर मैं साइट पे जाता हूं तो मैं देखूंगा कि ये ड्राई कंडीशन है, ओके, एंड ये जो मटेरियल है अपर लेयर का वो कोर्स ग्रेन्ड है. ऊपर अगर क्ले रहता है, क्ले इज अ फाइन ग्रेन मटेरियल, यू नो दैट. तो अगर क्ले रहता है देन जीपीआर डज नॉट वर्क वेल. तो तुमको वो साइट अवॉइड करना ही होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सिग्नल क्या बोलते हैं हम लेमन्स टर्म वी कॉल इट, देखिए सिग्नल पूरा खा जाएगा. पूरा सिग्नल खा जाता है क्ले में, कोई सिग्नल वापस नहीं आएगा. ओके, वो बेकार हो जाएगा. सो
और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीपीआर साइट सिलेक्शन की, वो है वाटर। पहला पॉइंट पे मैं बताया था कि क्या होता है कि वाटर जीपीआर नॉट वाटर जीपीआर बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कॉन्ट्रास्ट को इसको स्कैन करता है, इसको स्कैन करके वो बाउंड्री रेडर सेक्शन में दिखाता है। सो अभी जो ये स्कैन कर रहा है, ओके, और वाटर के एप्सिलॉन आर होता है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्टिव कांस्टेंट होता है 81। तो किसी जगह पे किसी लेयर पे अगर वाटर रहता है या मॉइस्चर कंटेंट के बेसिस पे ये लेयर बाउंड्री अच्छे से डिफाइन होता है। मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए देखने के लिए, ओके, अगर कॉन्ट्रास्ट अच्छे से रहेगा तो वो बाउंड्री अच्छे से मालूम चलेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। जैसे कि मैं ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट से लिख रहा हूँ, सो एक हाई कॉन्ट्रास्ट दे रहा है, इसलिए ये समझ में आ रहा है जल्दी। अगर ब्लैक के ऊपर अगर मैं ग्रे में लिखता तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आता, उतने अच्छे से दिखता नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है ये कि डायरेक्टिव कॉन्ट्रास्ट को मैं देख रहा हूँ और डायरेक्टिव कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पे वो मैप हो रहा है ना। यदि अगर वाटर टेबल के लिए क्या होता है, सपोज वाटर टेबल आर स्टेइंग एट ए लोकेशन ऑफ 2 मीटर और 4 मीटर, उसके ऊपर है अनसेचुरेटेड जोन एंड नीचे है सेचुरेटेड जोन। सो अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड जोन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट और यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है इज बेसिकली सेचुरेटिंग द एंटायर लेयर, पूरा पानी ही पानी है। एंड ये जो बाउंड्री है, ओके, बाउंड्री तुमको एक हाई डायलेक्ट्रिक कॉन्ट्रास्ट देगा, क्योंकि अनसेचुरेटेड जोन में उतना वाटर नहीं रहता है। सो दे आर विल बी ग्रेजुअल चेंजिंग इन बादल जोन, ये सब तो मालूम ही है वाटर टेबल के तुम लोगों को। तो इतना तो चेंज, मतलब इतना ड्रेस्टिक चेंज, मतलब ड्राई से एकदम बिल्कुल वाटर वाला कंडीशन, ये बहुत ही अच्छे से मैप हो जाता है। सो वाटर हाइड्रोजियोलॉजिकल और हाइड्रोजियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन में जीपीआर बहुत अच्छा टूल है। जीपीआर वर्क्स वेल इन हाइड्रोजियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, ओके। सो कैसे आएगा, अगर रेडार सेक्शन में तुम देखोगे तो ये एक बैंड की जैसा आएगा ऐसे। तो इसको मैं बाद में जीपीआर इंटरप्रिटेशन का वीडियो जब बनाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा कि कैसा क्या होगा, ओके। ऐसे दिखेगा वाटर टेबल। इवन रॉ डेटा में भी ये वेरी हाई एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट लीनियर रिफ्लेक्शन रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके। सो ये 3 फैक्टर तुमको ध्यान में रखना है कि मेरा ड्राई सैंड रहेगा, कोर्स ग्रैंड रहेगा, एंड अगर वाटर रहता है तो वाटर को रहने दो, वो डीप में रहे, ऊपर ना आए। अगर ऊपर वाटर रहा तो वो वेट कंडीशन हो जाएगा, जीपीआर काम नहीं करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी जीपीआर कुछ हद तक करेगा लेकिन फायदा कुछ नहीं है। मैं जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ। सो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इज मोस्ट यूजफुल इन इलेक्ट्रिकल लॉस मटेरियल्स, लो इलेक्ट्रिकल लॉस मटेरियल्स, जिसमें सिग्नल को ना वो पहला लेयर भेद करके वो नीचे तक जाएगा और डेप्थ तक इंफॉर्मेशन लाएगा। वही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है। हर जगह जीपीआर को लेके चले गए और सर्वे कर दिए, उससे काम नहीं होता है। कुछ कुछ जगह है, कुछ इसका लिमिटेशन है, वो तुमको समझ में होगा। वो साइट कंडीशन फॉर जीपीआर सर्वे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, आई नो। तो ये अलग वीडियो में मैं वो डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, है अभी हम लोगों को मालूम चल गया कि जीपीआर में क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट है, कहाँ कहाँ ये काम करता है। अभी हम लोगों को डिस्कस करना है कि कौन सी ब्रांड लेना है, कौन सी मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है, मतलब कांटेक्ट नहीं करना है, कौन सी ब्रांड का मैं जीपीआर लेना है, और कौन से लीडिंग ब्रांड्स है जीपीआर का, कौन कौन से लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जीपीआर का। फर्स्ट वन इज GSSI। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट एंड मैं इस पे काम कर चुका हूँ GSSI एंटेना के सिस्टम पे। सो मैं MLF और 200 मेगाज दोनों सिस्टम पे काम कर चुका हूँ। इसका एक होता है SIR सरफेस इंटरफेस रेडार 3000 और एक होता है SIR 4000। SIR 3000 में मैं काम कर चुका हूँ। SIR का फुल फॉर्म है सरफेस इंटरफेस रेडार, ओके।
तो मैं ये काम करके ये समझाऊं कि ये बहुत ही अच्छा वाला सिस्टम है। अभी मतलब मैं सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ या जीपीआर के ग्रुप में देखता रहता हूँ, लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी एंटीना लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो पसंदीदा है वो है जीएसएसआई। और बहुत सारे सिस्टम होगा, लेकिन मैं जीएसएसआई को प्रेफर करता हूँ। और एक सिस्टम का नाम और एक कंपनी का नाम मैंने सुना हूँ मैन्युफैक्चरर का, वो है माला जीपीआर। माला भी बहुत ही अच्छा जीपीआर सिस्टम है, वो भी उसका भी नाम सुना हूँ मैं। तो माला जीपीआर के लिए भी थोड़ा सा जीएसएसआई से कम कॉस्ट होगा। अब उतना मुझे नहीं मालूम है, जीएसएसआई के कॉस्ट में एक अलग वीडियो का डिस्कस करूँगा, लेकिन माला का मुझे उतना नहीं मालूम है, बट होता है। माला भी बहुत बहुत सही है। ओके, आईडीएस जियो रडार भी है, ये भी एक लीडिंग ब्रांड है जीपीआर का। अभी के लिए क्या है ना, एयरबोर्न जीपीआर सिस्टम भी लोगों ने लॉन्च कर दिया। 2019 में मैं शायद पहली बार एयरबोर्न ड्रोन बेस्ड जीपीआर सिस्टम देखा था। जीपीआर का क्या होता है ना, जितना ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा सही रहेगा, क्योंकि ये जो ईएम सिग्नल होता है वो रिवर्बरेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। और उसके अलावा क्या होता है ना, वो सिग्नल ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा। ऐसे ग्राउंड कॉन्टैक्ट में भी सही नहीं आता है, तो वैसे कैसे आएगा। लेकिन ये अभी जनरली यूटिलिटी मैपिंग के लिए यूज़ कर रहा है। अगर इसका और भी कोई यूजेस है तो मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ, और भी कोई यूजेस है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये किस काम पे अभी लोगों ने यूज़ कर रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगा और इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये था 5 बेसिक टॉपिक जो आपको जानना ही जानना है। लेकिन बिना किताब पढ़े कुछ नहीं होगा। तो कौन सा किताब आपको पढ़ना है? फर्स्ट बुक है जो आपको पढ़ना है वो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार थ्योरी एंड एप्लीकेशन बाय राइट दिस डाउन HM जोल। ये वाला जो बुक है ये मेरा सबसे फेवरेट बुक है। ओके, इसमें सारे एप्लीकेशंस का डिटेल्स दिया हुआ है, सारे थ्योरीज दिया हुआ है। मतलब शुरू से स्टार्ट करो पढ़ने के लिए, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। और पढ़ने का स्टाइल मैं बता रहा हूँ कि इसको एक चैप्टर पढ़ रहे हो और उस चैप्टर में कोई रेफरेंसेस है। ओके, सो उस पेपर को देखो, एंड इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन जीपीआर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उस पेपर को देखो जो पेपर का रेफरेंस है, और उससे तुम्हारा आइडिया हो जाएगा कि कैसे शुरू करना है। ओके, दूसरा एक बुक है ये इंटरप्रिटेशन के लिए, वो है कोनियर्स का। ये तो है कि हालांकि आर्कियोलॉजी के लिए, बट इसमें इंटरप्रेटिंग जो सिस्टम और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, कैसे मतलब इसका राइटिंग जो है ना, राइटिंग का स्टाइल बहुत गुड है, बहुत ही अच्छा है। सो मैं सजेस्ट करूँगा आफ्टर दिस यू विल बी रीडिंग दिस बुक। ये दोनों तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्लियर कर देगा और तुमको मास्टर कर देगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये चीज़ होता है, लेकिन पढ़ना डिटेल्स में तुमको ही है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑन दिस। सो इसको पढ़ो अच्छे से। ओके, और मैं एक प्लान कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट वीडियो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जीपीआर एंटेना के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख चुका हूँ सोशल मीडिया पे जीपीआर के ग्रुप में कि कौन से जीपीआर एंटेना खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ब्रांड नेम, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका प्राइस कितना है, अप्रोक्सीमेशन प्राइस, वो उसके ऊपर एक मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा रिसेंटली। ओके, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक बटन दबा देना, और अच्छा लगा है तो बताओ कि कैसे अच्छा लगा है और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अगर अच्छा नहीं लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। सो वॉट एवर योर ओपिनियन इज जस्ट राइट इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। ओके, और क्या गलती हो रहा है। और हिंदी का मुझे मालूम है थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है, जैसे कि हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो यही है आज के लिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।